दोस्तों, एक बार फिर आपके सम्मुख हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधानों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, मेरे पिछले एपिसोड में मैंने आपको हिंदू विवाह अधिनियम धारा 5, जिसमें विवाह की शर्तों के बारे में और तलाक के बारे में सेक्शन 13 के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उससे हटकर बात करते हैं। दोस्तों, एक बात तो ये बता दूं कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 देश के सभी हिंदुओं पर लागू होता है जो कि हिंदू धर्म को मानते हैं। इनमें वैराशैवा, लिंगायत, ब्रह्मा जी के फॉलोवर्स, प्रार्थना, आर्य समाजी, जैन और बुद्धिस्ट सभी लोग आते हैं। तो दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट हम सभी पर लागू होता है। अब दोस्तों, सवाल इस बात का पैदा होता है कि किसी परिस्थिति में पति पत्नी जिसमें विचारों का मतभेद मूल रूप से आ जाता है और उन विचारों के मतभेद के चलते एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि या तो पत्नी अपना वैवाहिक घर छोड़कर अपने पैतृक घर चली जाती है और दूसरी स्थिति में पति इतना परेशान होता है कि वो अपनी पत्नी बच्चों को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चला जाता है। दोनों ही परिस्थितियों में दोस्तों कानून है और मैं यहाँ किसी पत्नी या पति का फेवर लेकर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कानून की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, सर्वप्रथम एक्स हो या वाई, पति हो या पत्नी, कोई दावा प्रस्तुत करना चाहता है तो वो दावा, वो क्लेम, वो पिटीशन, वो याचिका किस कोर्ट में जाएगी, उसके क्या बिंदु हैं, वो मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। तो दोस्तों, इसको कहते हैं जुरिस्डिक्शन। पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपका मुकदमा कहाँ फाइल होगा, किस कोर्ट में जाएगा। दोस्तों, वैसे तो आप सभी को पता होगा कि डाइवोर्स एंड मैट्रिमोनियल लॉज आर ट्राइड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज और द इक्विवेलेंट डिस्ट्रिक्ट जज, दैट इज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। तो डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में ये मुकदमे जाते हैं और वही इनका निस्तारण करते हैं। ऐसे मुकदमों के लिए दोस्तों सबसे पहली कंडीशन आ जाती है कि पति पत्नी की शादी किस स्थान पर हुई, उस कोर्ट को हक होता है उस मुकदमा सुनने का। इसकी दूसरी ग्राउंड आती है कि वेयर द रेस्पोंडेंट रिजाइड्स। अगर पत्नी मुकदमा डाल रही है तो पति के स्थान पर वो डाल सकती है जहां वो रहता है, या अगर पति डाल रहा है तो पत्नी का टाउन कौन सा है, उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उस कोर्ट में मुकदमा डल सकता है। दोस्तों, इसकी तीसरी ग्राउंड आती है कि पति और पत्नी अपने अंतिम दिनों में कहाँ रहे, यानी कि लास्टली रिजाइडेड टुगेदर विद एज हस्बैंड एंड वाइफ। अंत के दिनों में पति पत्नी के रूप में कहाँ रहे, किस टाउन में रहे, उस कोर्ट को भी आपका मुकदमा, आपकी याचिका, आपकी पिटीशन सुनने का हक होता है। और दोस्तों, एक ग्राउंड है वेयर वाइफ इज पिटिशनर एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग इट। अगर पिटिशनर वाइफ है, वाइफ की तरफ से मुकदमा डाला जा रहा है, तो वो किस स्थान पर रह रही है, उस स्थान पर भी मुकदमा डाला जा सकता है। तो दोस्तों, इसमें अगर देखा जाए तो वरीयता पत्नी को दी गई है, क्योंकि वो समाज का वीकर सेक्शन माना जाता है, क्योंकि उसको दूर दराज के इलाकों में जहाँ पति रहता है आना जाना ना पड़े, उसका किराया, उसके लिए संरक्षक का इंतज़ाम ना करना पड़े। तो इसलिए पत्नी जो है जहाँ वो रह रही है उसी स्थान से मुकदमा डाल सकती है। ऐसा प्रावधान भी है। अब दोस्तों, एक पति ने मुकदमा डाला कि मैं अपनी पत्नी के साथ इन हालात के चलते नहीं रह सकता और मुझे तलाक चाहिए। तो दोस्तों, प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया कोर्ट को यह देखना होता है
कि वेदर दिस केस इज मेंटेनेबल और नोट। कोर्ट सुनकर के उस पर नोटिस इशू करती है, यानी कि पत्नी को नोटिस जाएगा। अब पत्नी अपना नोटिस मिलने के बाद वकील का चयन करती है, क्योंकि हमारे संविधान ने हमको अपनी चॉइस का वकील करने का भी पूरा हक दे रखा है। हमें लिबर्टी है कि हम अपनी चॉइस का वकील खुद कर सकते हैं। उसके तहत पत्नी अपने वकील को खड़ा करती है। तो जनाब, मेन मुद्दा पति की तरफ से जो याचिका दायर है वो तलाक की है, लेकिन पत्नी का वकील तलाक नहीं लेना चाहता अभी। क्यों? कि शादी के समय पत्नी के पिता ने दहेज भी दिया होगा, पार्टी भी दी होगी, आपको रिसेप्शन भी दिया होगा, और शादी से पहले शादी के बाद आपको गिफ्ट भी दिए होंगे, आपकी आव भगत करी होगी, आपको खाना भी खवाया होगा। तो इन सभी खर्चों के चलते हुए कोई भी पत्नी का या पत्नी के परिवार वालों का ये हक बन जाता है कि सबसे पहले सर्वप्रथम वो अपनी मेंटेनेंस को लेने के लिए, यानी कि अपने गुजारा भत्ता लेने के लिए कोर्ट में याचिका डाले और ये मजबूरी पेश कर दे कि मैं मुकदमा नहीं लड़ सकती, मेरे पास कोई इनकम जरिया नहीं है, मेरे पास कोई कमाई का जरिया नहीं है और मैं असमर्थ हूँ, जब तक मेरे को मेंटेनेंस नहीं मिलती तो मैं ये मुकदमा नहीं लड़ सकती। अब कोर्ट का फर्ज आ जाता है। तो पति द्वारा दायर याचिका एक तरफ रखी रह जाती है और पत्नी का यह एप्लीकेशन, जो कि मुकदमे के दौरान पत्नी इस याचिका को पेश करती है कि मेरी कमाई नहीं है, मेरे पास गुजारा भत्ता नहीं है, मैं मुकदमा लड़ने के काबिल नहीं हूँ, तो सर्वप्रथम कोर्ट का प्रथम दृष्टया यही एक लुकआउट बन जाता है कि अमुक स्त्री को, अमुक पत्नी को पहले खर्चा दिलवाया जाए। अब आ जाता है खर्चे की जो याचिका है उसकी कॉपी पति को दे दी जाती है, पति उसका जवाब देता है। दोस्तों, ये प्रोसेस बहुत शॉर्ट है और आजकल हिदायत है सभी फैमिली न्यायालयों को कि 60 डेज़ के अंदर, 60 दिनों के अंदर खर्चे की पिटीशन, खर्चे की याचिका उनको फाइनल करनी ही है, यानी कि उसके ऊपर फाइनल ऑर्डर आना ही है। मगर वर्कलोड के चलते, मुकदमों की पेंडेंसी को देखते हुए हर जज अपने को ओवरबर्डन महसूस करते हुए अगर 60 दिन में फैसला नहीं कर पाता तो दोस्तों कोई अपराध नहीं है। दिन जो है 60 से 70 और 80 भी हो सकते हैं, इसका आपको कोई मलाल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अब मैं एक बिंदु पर आता हूं जो कि महत्वपूर्ण है। सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जब आपका मुकदमा पेंडिंग है तो इसमें पति को या पत्नी को, दोनों को ही दूसरे स्पाउस से अपना गुजारा भत्ता लेने का हक है। ऐसे केसेस में दोस्तों जहां पति नाकाबिल है और पत्नी कमा रही है, तो दोस्तों पति की तरफ से भी यह याचिका सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट में दायर की जा सकती है कि इक्वल स्टेटस मेंटेन करने के लिए गुजारा भत्ता पति को भी चाहिए। यह याचिका अगर पति तलाक का केस डालता है तो उस तलाक के केस के साथ ही सेक्शन 24 की याचिका भी साथ के साथ दाखिल हो जानी चाहिए। इससे दोस्तों आपके पास पैसा तो आएगा ही, आपके मुकदमे का डिस्पोजल भी तुरंत हो जाएगा, आपके मुकदमा फास्ट हो जाएगा, आपको बार बार नोटिस करने से, दूसरी पार्टी को नोटिस मिलने के लिए, उसको वकील करने के लिए इत्यादि इत्यादि समय बच जाएंगे। इससे कोर्ट का समय भी बचेगा और आपका भी समय बचेगा। तो दोस्तों सेक्शन 24 पे मैं डिस्कस कर रहा था कि सेक्शन 24 में जो मेंटेनेंस दी जाती है वो मुकदमा चलते के दौरान की ही मेंटेनेंस है। उस मेंटेनेंस को आप जितने दिन आपका मुकदमा चलता है उतने दिन ही अवेल कर सकते हो। नंबर 1। इसका दूसरा बिंदु ये है कि यह मेंटेनेंस सिर्फ पत्नी द्वारा ही नहीं, पति द्वारा भी इसकी याचिका लगाई जा सकती है। अगर पति की कमाई कम हो
या कमाई शून्य के बराबर हो, या पति जो है इनकैपेबल हो ऑफ अर्निंग, या किसी बीमारी के चलते, या वो इस हालात में हो, बेड रिडन हो, बिस्तर पर हो, तो दोस्तों पति की तरफ से भी यह याचिका सेक्शन 24 में मूव की जा सकती है और उसको न्यायालय पूरी तरीके से उसका एडजुडिकेशन करने के बाद उसको मेंटेनेंस अवार्ड भी करता है दोस्तों। तो इसमें कुछ शर्तें होती हैं कि इस तरह की पिटीशन मैंने किसी और अदालत में, कभी किसी और अदालत में सुप्रीम कोर्ट तक फाइल नहीं करी है, या पार्टीज़ दोनों हिंदू थी और आज भी दोनों पार्टी हिंदूज ही हैं। इसके अलावा जो पिटीशन है वो इन कोल्यूजन नहीं फाइल की गई है, यानी कि एक दूसरे की रजामंदी से नहीं फाइल की गई है, बल्कि उनको जो ग्रीवांस है वो एक्चुअल है। तो इस तरह की कुछ ग्राउंड्स हमको अंडरटेकिंग में देनी होती हैं दोस्तों। तो आज इस एपिसोड में इतना ही, और इसके चलते अगर आपको कोई दिक्कत महसूस होती है, कोई प्रॉब्लम महसूस होती है दोस्तों, तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा संपर्क है 9810016350। धन्यवाद।